हाय दोस्तों, अब हम देखेंगे कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। इसके पहले हमने 96 से 102 तक पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और वहाँ तक हम प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, कितनी प्रकार की होती है तथा शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है हम कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, इसके संबंध में जो है ये धारा बताती है। तो धारा 103 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसी संपत्ति संबंधी अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए किए जाने पर प्रतिरक्षा के बचाव के अंतर्गत अपराध करने वाले की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। जो इस प्रकार, सबसे पहले दोस्तों लूट। तो लूट या तो उद्यापन लूट हो जाता है या चोरी लूट हो जाती है। जब तत्काल हमें भय दिखाकर और क्षति पहुंचाने की आशंका करके और हमारी संपत्ति जो है अपने पास ली जाती है अपराधी द्वारा, तो वो लूट कहलाती है। तो लूट में अगर आपके द्वारा कोई मर्डर भी हो जाता है तो ये जो है दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगा। दूसरा है राष्ट्रीय गृह भेदन। गृह भेदन दोस्तों 6 प्रकार से होता है, वो रात गृह भेदन वाले सेक्शन में मिलेगा। लेकिन गृह भेदन कब होना चाहिए? रात्रि में। अगर दिन में है तो आप उसका मर्डर नहीं कर सकते हैं, अन्य चीज़ों से उसको जो है रोक सकते हैं। गृह भेदन वो होता है जैसे मान लो खिड़की से किसी का आना, दीवार में होल करके आ रहा है, छत तोड़ के कोई आ रहा है, ठीक है, चौकीदार लगा है तो उसको मार के आ रहा है, ये सब क्या है? गृह भेदन कहलाता। तो रात्रि में यदि कोई आपका गृह भेद रहा है तो आप गोली मार दें उसको, तो भी आप ये कोई अपराध नहीं है। जब आपको लगता है कि ये नहीं मानेगा बिना मारे और आपके पास कोई लोक सेवक वगैरह से संपर्क करने का कोई मौका भी नहीं है आपके पास, तो भी आप इसका जो है मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरा है अग्नि द्वारा रिष्टि। जब कोई आपकी संपत्ति को अग्नि लगा रहा है और अग्नि के द्वारा जो है रिष्टि कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तब दोस्तों तब भी मृत्यु कारित की जा सकती है और ये कोई अपराध नहीं है। नंबर 4 है मृत्यु या घोर उपहति जिसका परिणाम हो ऐसी चोरी, लूट या गृह भेदन। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर लूट है या गृह भेदन। तो जब चोरी, लूट और गृह भेदन में ऐसा लगता है कि अगर हम इसको बचा रहे हैं तो हमारी मृत्यु या गृहोपति भी हो सकती है, लूट में हमें मारा जा सकता है, हमें हाथ पैर तोड़ा जा सकती है, हमारी मृत्यु हो सकती है, तब भी चोरी में भी फिर आप जो है चोरी में भी आप इसको क्या है अलग कर सकते हैं। चोरी में भी आप इसको मार सकते हैं जब आपको लगता है कि ये मृत्यु या घोरोपति कारित कर देगा। जैसे मान लो कोई पिस्टल लेके आया, आपके घर की चोरी कर रहा है, आप जाग रहे हैं, आपको पता है अगर आप उठेंगे और इससे बोलेंगे कि चोरी क्यों कर रहे हैं तो ये आपको मार देगा, तो आप उसको शूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये नोट लगा है कि धारा 103 में केवल रात्रि गृह भेदन के लिए है, मृत्यु कारित दिन में के लिए नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। इसके बाद आती है आपकी धारा 104। ऐसे हमले जिनके विरुद्ध संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न स्वेच्छा कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होगा। तो दोस्तों 103 में तो हमने ये देख लिया कि जब हमारी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को कोई लूट या गृह भेदन करता है या अग्नि द्वारा रिष्टि करता है या कोई उपहति या मृत्यु कारित करता है चोरी वगैरह के दौरान, तो हम उसको मार सकते हैं। लेकिन हम मार नहीं सकते अन्य उपहति कारित कब कर सकते हैं? तो ये धारा 4 बताती है कि जब यह धारा जो है 103 के उपबंध लागू नहीं होते, इनके अलावा कोई संपत्ति पर अन्य अपराध होता है तो हम उसको जो है अन्य उपहति पहुंचा सकते हैं। लेकिन धारा 99 में निर्बंधन दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं, कब कब हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो वो यहाँ भी नहीं है दोस्तों। धारा 99 में क्या प्राइवेट जो अपवाद दिए गए हैं उनको हमने जो है पुराने वीडियो में बताया है दोस्तों, एक बार पढ़ लें। भारतीय दंड संहिता की धारा 104 के उपबंध 101 के समान है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह उपबंधित करना है कि संपत्ति की व्यक्तिगत, निजी या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु से भिन्न अपहानि कब कारित की जा सकती है। अतः यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध धारा 103 उपबंधित अपराधों से भिन्न प्रकार का तो धारा 99 के
प्रतिबंधों के अधीन उसे मृत्यु को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में केवल जो हमने 4 चीज़ें आपको पहले बताई हैं धारा 103 में, तभी आप मार सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप मृत्यु कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य कोई जो है आप उसको दंड दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है धारा 105 की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 105 में संपत्ति के संरक्षण हेतु निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ होने तथा उसकी कालावधि के बारे में उपबंध है। धारा 105 में कुल 5 खंड हैं, कुल जो है 5 खंड हैं। धारा 105 का प्रथम खंड संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के प्रारंभ से संबंधित है। धारा 105 के शेष खंड अर्थात 2, 3, 4 तथा 5 ये भिन्न भिन्न अपराधों के संबंध में बताते हैं कि कब जो है कहाँ तक लागू होगा। दोस्तों इस तरीके से हम इसके 5 खंडों को जो है पढ़ेंगे। तो पहला है कि संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार अपराध के प्रति या धमकी से संपत्ति के प्रति संकट की युक्त आशंका उत्पन्न होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो। कब हो जाता है? प्रयत्न या धमकी, जब भी प्रयत्न किया गया अपराध करने का संपत्ति को, मान लो उसने छूने की कोशिश की, आपकी संपत्ति को लूटने की कोशिश की और या धमकी दी, तो ये जो है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो हो उत्पन्न हो गया, भले भी अभी उसने वह अपराध नहीं किया है। अब जो 4 आगे आपको बताए गए हैं खंड, इनमें किस अपराध में कब तक बना रहता है ये बताया गया है दोस्तों। तो इसको हम अब इस तरीके से जो है देखेंगे। ये आ गया, ये जो मतलब ये आ गया आपका दूसरा खंड। धारा 105 का द्वितीय खंड चोरी के विरुद्ध संपत्ति की आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार के जारी रहने की परिस्थितियां निम्न निर्धारित करता है। चोरी के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है, इस चोरी के संबंध में है दोस्तों। तो नंबर 1, अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच के बाहर हो जाने तक। जब तक अपराधी संपत्ति को लेके आपकी पहुंच से दूर ना हो जाए, भाग ना जाए आपके पास, तब तक आप उससे जो है छीन सकते हैं। भाग गए एक बार फिर नहीं आप उसको कर सकते, पर तो आपको जो है पुलिस में सूचना देना पड़ेगी। नंबर 2, लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक। जैसे आपने पुलिस को कॉल किया, जब तक पुलिस नहीं आ गई है तब तक आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना है। संपत्ति वापस प्राप्त हो जाने तक। मान लो आपकी संपत्ति कोई चोरी कर रहा था, जैसे ही संपत्ति आपको मिल गई, आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया, अब आप उसको जो है नहीं मार सकते। इसके बाद आता है तृतीय खंड, 105 का तृतीय खंड। धारा 105 का तृतीय खंड जो है लूट के विरुद्ध संपत्ति के आत्मरक्षा के अधिकार के जारी रहने की परिस्थितियां निर्धारित करता है। लूट के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों जब तक जो व्यक्ति है, लुटेरा है, वो आपको मारने की कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, आपको छेंक के रखता है, सदोष अवरोध करता है, आपको नहीं आने देता है आपको, या इसका प्रयास करता है, तो लूट के संबंध में जो है आपका अधिकार बना रहता है। अथवा तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। इन सब चीज़ों का जो है वो भय बनाए रहता है। इसके बाद हम देखेंगे चतुर्थ खंड जो है 105 का। धारा 105 का चतुर्थ खंड आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के जारी रहने की परिस्थितियां निर्धारित करता है। ये आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के संबंध में, रिष्टि माने नुकसान, संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसको रिष्टि कहते हैं। आपराधिक अत्याचार है, ये जो है ज़मीन पे अत्याचार होता है, कोई आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती घुसता है, कब्जा करता है, इसके बारे में जो है होता है। आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि ऐसे गृह वेदन से जो उत्पन्न अत्याचार होता रहता है। मान लो अत्याचार जो हुआ है दोस्तों, जैसे मान लो कोई आपका मतलब खोद रहा है घर, दीवार खोद रहा है, जब तक वो खोदता रहे तब तक आप उसको मारते रहो, या उनने खोद लिए तो जब तक लोग आते रहे आप उनको मारते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है बना रहेगा। इसके बाद है 5वां खंड।
5वां खंड है धारा 105 का जो है 5वां खंड रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के बने रहने की परिस्थितियाँ निर्धारित करता है। ये जो रात्रि में गृह भेदन द्वारा है इसके संबंध की बात करता है। रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से उत्पन्न अत्याचार होता रहता है। जब तक ये गृह भेदन हो रहा है या इससे लोग अंदर आ रहे हैं तब तक ये जो है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। अब जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो है एक धारा और बची है जो धारा 106 है। ये इन दोनों ही चैप्टर से थोड़ी सी डिफरेंट है, देखते हैं इसको। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। दोस्तों आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा करनी है, अपने आप को बचाना है, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको अपहानि की जोखिम है, लेकिन आपको उसको जोखिम पहुंचाने का कोई दुराशा नहीं है, लेकिन आप उसको जोखिम में डाले बगैर नहीं बच सकते हैं दोस्तों, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है छूट प्रदान की जाएगी। तो धारा 106 पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 106 का उद्देश्य हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय के लिए उल्लंघन करना है जबकि किसी निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम है। यह धारा उल्लंघन करती है कि कतिपय परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किसी निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित करना भी क्षम्य होगा। माने आप किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अपहानि जो है कर सकते हैं, क्षम्य होगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को घातक हमले में मृत्यु की युक्त आशंका, लेकिन आप कब डाल सकते हैं उसको, जब आपको मृत्यु की युक्त आशंका है कि अगर हम इसको जोखिम में नहीं डालेंगे तो मर जाएंगे, और वह अनुभव करे किसी निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम उठाए बिना वह अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं उसके पास होना चाहिए और उसको मृत्यु की आशंका होनी चाहिए, तब वह दूसरे व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जो जोखिम में डाल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा धारा 106 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए निर्दोष व्यक्ति को अपहानि पहुंचाने जाना क्षम्य होगा। परंतु इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा के बचाव के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को घातक हमले के कारण अपनी मृत्यु की युक्त आशंका हो, ना कि मृत्यु से किसी कम अपहानि की। इस धारा की धारा 100 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए और निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग धारा 99-97 के प्रतिबंधों के अधीन किया जाना चाहिए। दोस्तों तो जब आप किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को हानि में डाल सकते हैं तब आपको मृत्यु की आशंका होनी चाहिए, और जो 99 और 97 के रिस्ट्रिक्शन हैं उनका भी आपको पालन करना चाहिए। जैसे लोक सेवक जो है, आप लोक सेवक की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं मारेंगे, जितनी आवश्यकता है उतने बल का प्रयोग करेंगे। ये सब जो रिस्ट्रिक्शन है जो पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं उनका पालन करना है। एग्जाम्पल 106 का प्रयोग कैसे किया जाता है। मान लो किसी भी एक दल जो है वो आपके घर के बाहर खड़ा है और आपको पता है कि ये लोग हमें जान से मार देंगे, एक भीड़ है, पत्थर भी भीड़ है, और एक व्यक्ति है, जब तक आप उसकी कान में पिस्टल नहीं लगाएंगे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं और अपनी जान जो है बचा सकते हैं। दोस्तों ये प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो धाराएँ थी वो पूरी हो गई। अब हम अगले वीडियो में दोस्तों लेके आएंगे इससे संबंधित केस लॉ, और जो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं हम उनको यहाँ पे हल करेंगे सारे के सारे। कोई भी किसी भी एग्जाम में दोस्तों इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा वो आपसे बाहर नहीं जाएगा, बस आप हमारे साथ इसके केस लॉ और जो OT लेके आएंगे